नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम सार्थक चर्चा करते हैं और साथ ही साथ विभिन्न ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे हुए हैं या जिनके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ हम आजकल पीसीएस और आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम पेपर्स या फिर जीएस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे संविधान, चाहे हिंदी, चाहे हिस्ट्री या जो भी चीज़ें हैं, मैंने इस तरह की चीज़ें लगातार देख रहे हैं। मित्रों, हम डेली 9 PM पे लाइव भी होते हैं, जहां आरओ से संबंधित हिंदी के प्रश्नों को लेकर आते हैं जो पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रश्नों को भी लेके आते हैं जिनके आगे की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आज का जो मित्रों जो हमने टॉपिक लिया है वो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2019 का फुल पेपर है। इसमें केवल आपको वो जो समसामयिक प्रश्न पत्र हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ पूरे प्रश्नों की एनालिसिस हम करेंगे। हमने लिखा आपका योर टेस्ट, हमने ये लिखा योर टेस्ट। तो आप ये देखेंगे कि जब प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे होगा तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें कितना आप कर पा रहे हैं, और प्लस साथ ही साथ हमने लिखा रिवीजन, और आपका ये 2019 का जो पेपर है वो रिवाइज भी हो पाएगा, ताकि अगर 2019 के प्रश्न पत्र से रिपीटेड प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न गलत होने की संभावना न रहे। मित्रों, हम शुरू करते हैं आज के इस यूपी पीसीएस प्री 2019 के एग्जाम के फुल पेपर को। आप जब भी, मेरा उद्देश्य है कि आप जब भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा आपको रिलैक्स चाहिए है या आप रिलैक्स मोड में कहीं जा रहे हो, तो आप अगर हमारी वीडियोस पे आते हैं और आप इसको खोल के देखते हैं तो एक बार पूरा का पूरा पेपर विथ पूरी एनालिसिस आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही साथ जो न्यू बिगिनर स्टूडेंट हैं, जिनको पीसीएस की परीक्षा में पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार ऐसे बैठना है, वो मित्र अगर चाहेंगे तो अगर इस पेपर को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवाइज करते हैं तो एक तरह से एक्स्ट्रा टाइम में पूरा का पूरा 2019 का पेपर तैयार कर सकते हैं। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पत्र को देखते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये पहला प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, हम इसको देखेंगे इस प्रश्न को कि इस प्रश्न में ये क्या पूछे हैं और इसका उत्तर क्या होता है। जैसे दाम क्या है ये, इसमें सबसे पहले तो उत्तर जानते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले उत्तर क्या है, फिर बाकी ऑप्शंस को भी हम ध्यान से देखते हैं। तो इसका जो सही, जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे दाम ताम्र मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और जरीब एक प्रकार का कर। तो कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। हमने बार बार अपनी वीडियोस में बताई है कि पहले यहाँ हमें देखना होता है। तो आप जानते हैं जरीब कोई कर नहीं था। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपको केवल चारों ऑप्शन तक जाना है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जरीब क्या होता है हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जरीब जो है माप का एक पैमाना है, ठीक है, न कि ये एक प्रकार का कर है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। अगर यह सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो बाकी सब सुमेलित है। इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। दाम क्या थी, ताम्र की मुद्रा थी। देसाई क्या था, देसाई राजस्व अधिकारी था। दीवान क्या था, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। और जरीब क्या हो गया, तो जरीब जो है वो भूमि माप हेतु प्रयुक्त होती है। यहाँ पे जरीब के सामने हम देखेंगे भूमि माप हेतु प्रयुक्त। और यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है कर। बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया। दाम को किसने प्रारंभ किया था, तो इसको शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी हम शार्ट में भी लिखेंगे ताकि हम प्रश्न पत्र को समय सीमा के अंदर पूरा कर सकें, नहीं तो प्रश्न पत्र बहुत लंबा होगा। लेकिन हम इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न पढ़ेंगे। और अगर आप एक बार हमारी इस वीडियोस पे आते हैं तो इससे संबंधित भी कहीं से प्रश्न पूछता है तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होगी। तो दाम शेरशाह सूरी ने प्रचलन प्रारंभ किया था। मुगल काल में रुपया
40 मुगल काल में 1 रुपया जो होता था वो 40 दाम के बराबर होता था। जो 1 रुपए होते थे मुगल काल में वो कितने के बराबर होते थे? 40 दाम के बराबर होते थे। मित्रों, ये सारे तथ्य अगर आप कहीं ऐसे जगह वीडियोस को देख रहे हैं जहां केवल आप रिवीजन कर सकते हैं, वहां तो आप रिवाइज कीजिए केवल कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। लेकिन अगर आप अपने स्टडी टेबल पे हैं और वहां देख रहे हैं तो इन सारी चीजों को लिखेंगे तो एक जगह से आपके 3 प्रश्न क्लियर हुए। दाम किसने प्रारंभ किया? शेरशाह सूरी ने। एक मुगल काल में एक दाम कितने रुपए के बराबर होता था? तो 40 रुपए के बराबर होता था। ठीक है, 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था। सॉरी, इस तरह से आपको एक जगह से एक प्रश्न से 3 प्रश्न मिलते हैं। अब हम आते हैं देसाई पे। ये देसाई जो है ये मराठा काल ये देखेंगे आप, मराठा काल में जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। किसके प्रभारी होते थे? जनपद स्तर पे किसके? राजस्व अधिकारी होते थे। यहां लिखाई है, इसमें बहुत कुछ नहीं देखना है ये। और इसके साथ ही साथ ये सामान्य प्रशासन भी देखते थे। सामान्य प्रशासन, ठीक है, प्रभारी होते थे। जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख भी ये होते थे। अब आते हैं दीवान पे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। ये कब है? ये आपको मुगल काल में मिलेगा। ठीक है, मुगल काल में। और ये क्या था? तो ये आपको प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। प्रांतीय राजस्व का, सॉरी, ये तो यहां पे आपके ऑप्शन में ही मिल गया है, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। तो इस तरह से हमने इस एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्नों को देखा है। दाम क्या है? किसने प्रारंभ किया? देसाई क्या है? किस काल में यह उसमें था? और देसाई होता कौन था? दीवान कौन था? और इसका कार्य क्या था? और साथ ही साथ जरीब, जिसको एक प्रकार का कर लिखे हैं, ये एक प्रकार का कम कर न होकर के भूमि माप हेतु ये प्रयुक्त होता था। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न भी सेम हो गया है, कोई बात नहीं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित कीजिए। आप ये एक तरफ देखेंगे कि मध्यकालीन कवि हैं और दूसरी तरफ उनकी रचना है। ठीक है, और इनको हमको मिलाना है। तो ये कौन है? ये सबसे पहले जानिए कि ये है कौन। तो ये मध्यकालीन कवि है, मध्यकालीन कवि है ये। और दूसरी तरफ क्या है? इनकी रचना है। तो हमें ये देखना है कि ये चंदायन, आसिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें जो आपको सबसे पहले आती हो, जैसे अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको मालूम होगा। हम जैसे इस प्रश्न को, जो मिलान वाले प्रश्न हैं, उनको हल करने का तरीका भी थोड़ा सा आसान करके बताना चाहते हैं या बताते हैं अपने वीडियोस में। अगर आपने हमारी पूर्व की वीडियोस न देखी हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करके पूर्व की वीडियोस भी देख सकते हैं, जहां हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, आसिका हमको मालूम है कि ये रचना अमीर खुसरो की, चूंकि बहुत फेमस रचना है। सबसे पहले आसिका को अमीर खुसरो से मिलाते हैं। यहाँ हम देखते हैं डी का 2। अब हम देखिए ऐसा हमने किया क्यों। जैसे ही हमने डी का 2 किया, आप देखेंगे डी का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है और आपका ये उत्तर लग गया। यहाँ सिर्फ क्लू ज्यादातर एक ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है। अगर टिपिकल प्रश्न है तो डेफिनेटली उसमें का जो उसको पूछना है, अगर वो आपको आता है, जैसे मैंने कहा कि अमीर खुसरो की आसिका बहुत प्रचलित है, मुल्ला दाऊद का, दामोदर कवि का, सोमनाथ का बिल्कुल आपको ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी आप परीक्षा में आसिका जानते हैं कि अमीर खुसरो ने लिखा है, तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर लगा पाएंगे। हम अपने इस स्क्रीन पे आपको यह दिखा रहे हैं और आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि केवल एक ऑप्शन, डी में 2 कहीं है ही नहीं है, एक जगह 2 है और वो किस ऑप्शन में है? बी में है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अब आप आराम से इसका मिलान कर सकते हैं। हम यहां जान लेते हैं, चांदायन जो है वो किसका है? ये मुल्ला दाऊद का है। देखिए 1 है ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप तो सब आप स्वयं मिला सकते हैं। दामोदर कवि, ये 3 हो जाएगा। पद्मावती कथा इन्होंने लिखी है। और सोमनाथ, ये क्या हो जाएगा आपका? सोमनाथ जो है वो राग विबोध हो जाएगा। राग विबोध किसने लिखा है? तो सोमनाथ ने लिखा है। यहां से हमने एक प्रश्न से बेशक हमको इसका उत्तर मिल गया, लेकिन हमने यहाँ पे इन चारों रचनाओं को पढ़ी। मुल्ला दाऊद, चांदायन, हम पुनः रिवाइज करते हैं। मुल्ला दाऊद, चांदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध और अमीर खुसरो, आसिका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ठीक है,
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। किसने तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा का जो राजा था रामचंद्र दिया था। तानसेन का जो मूल नाम था, तानसेन का जो मूल नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के राजा मान सिंह के संरक्षण में ग्वालियर विद्यापीठ से प्राप्त की थी। ठीक है। उसके बाद भाटा क्षेत्र रीवा के रामचंद्र सिंह के संरक्षण में उनके दरबारी कवि के रूप में रहे थे। ये जो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह थे, ये जो किसके संरक्षण में इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये राजा मान सिंह के संरक्षण में ग्वालियर विद्यापीठ से प्राप्त किए थे। यहां मान सिंह को भी जान लेते हैं। मान सिंह के संरक्षण में ही इन्होंने अपना प्राप्त किया था। बाद में इनके भाटा के जो राजा थे रामचंद्र सिंह, इनके दरबारी कवि हो गए थे। रामचंद्र सिंह के अकबर ने उनकी ख्याति के बारे में सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुलाया, और इनको जब इनकी ख्याति को सुना अकबर, किसने? अकबर, तो इनको अपने दरबार में बुलवाया था। ठीक है। रामतनु पांडे के बारे में हमने ये सारे तथ्य देखे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां भी फिर हमको सुमेलित करने को मिलेगा। एक तरफ राजवंश है और एक तरफ राजधानी है। यहां भी हमारी ट्रिक सेम है कि हम पहले जो राजधानी बिल्कुल पॉपुलर है, जिसको जानते हैं, उसको सबसे पहले हम मिलाएंगे, और फिर देन तब आगे हम दूसरी चीज को मिलाएंगे। जैसे हम पल्लव को जानते हैं, पल्लव की राजधानी क्या है? कांची है। तो हमने कांची को मिला दिया 2, लेकिन यहाँ पे 2 देखेंगे, एक बी में भी 2 और लास्ट में डी में भी 2, यानी यहां से हमारा काम नहीं बन रहा। फिर हम पांडे को मिलाएंगे। पांडे का भी जानते हैं, वैसे अच्छा पूछा गया है, ये प्रश्न अच्छा है, खराब नहीं है। पांडे की क्या थी? मधुरा थी। या हम 3 को मिलाएंगे। जैसे हम 3 को मिलाते हैं वैसे हमारा आंसर बी मिल जाता है। अगर केवल 2 हमको याद है तो राइट आंसर हमारा जो है इस प्रश्न का वो क्या है? बी है, हमको मिल गया। चूंकि यहाँ सारी राजधानियां अच्छी हैं, इसलिए देवगिरी के यादव हमने पढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे 4 भी मिल गया। और काकतीय वारंगल, ठीक है, वारंगल के काकतीय, ये भी हम जानते हैं, तो यहाँ 1 भी मिल गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया। और एक बार रिवाइज के लिए हम देख लेते हैं। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरा, यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी वारंगल। नेक्स्ट सर, कर निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों के सहायता से उत्तर कीजिए। यहां पे ये कह रहे हैं व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहां कट हो गया है, व्यवस्थित करना है और कूट के हिसाब से इसका उत्तर देना है। ठीक है, देखते हैं हम क्या क्या है ऑप्शन में। रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और अटाला मस्जिद जौनपुर। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा क्या? सबसे पहले क्या आएगा ये हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें ये रबिया उद्दौरानी का मकबरा जो है औरंगाबाद मुगल काल का दिख रहा है, शेर शाह सूरी का मुगल काल दिख रहा है, हुमायूं का मकबरा मुगल काल दिख रहा है। हम एक बार यहाँ से हल करने का प्रयास करेंगे, फिर उत्तर बताएंगे कि कैसे इसको हल करते हैं। ये मुगल काल से रिलेटेड हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सासाराम का मकबरा भी मुगल काल हो गया, ये हुमायूं का मकबरा भी मुगल काल हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये अटाला मस्जिद जौनपुर जो है ये सल्तनत काल का दिख रहा है, सल्तनत काल का दिख रहा है। अब हमको एक चीज तो कंफर्म हो गया, ठीक है, कि जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा आएगा। ठीक है, जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा आएगा। पहले सल्तनत काल आता है, बट नेचुरल है, मुगल काल बाद में आता है, तो सबसे पहले हमको 4 मिलेगा। अब आप देखिए, आप हमारी ट्रिक से अगर चलते हैं, बिल्कुल आप एक चीज जानते हैं कि अटाला मस्जिद जौनपुर जो है वो सल्तनत काल का है, और वहीं से अब आपको 4 ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा। ना यहाँ 4 आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ 4 है और न ही यहाँ 4 है। अब बताइए कितना आसान प्रश्न है ये। पीसीएस परीक्षा 2019 का प्रश्न आप देख रहे हैं, और ये परीक्षा तिथि क्या है, परीक्षा तिथि भी देख लीजिए। ये परीक्षा तिथि है 15/12/2019। बिल्कुल बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पे मित्रों नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह के उपयोगी प्रश्नों की पूरी व्याख्या के साथ तमाम वीडियोस आपको मिलेगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। हमारा लगातार प्रयास है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाला स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पे होता है तो उसका टाइम सार्थक हो, उसकी पढ़ाई सार्थक हो, उसका कंटेंट सार्थक हो, और इसीलिए हम ये सार्थक स्टडी आपके सामने लेके आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमने ये देखा कि अटाला मस्जिद जौनपुर हमें आ रहा है कि सल्तनत काल का है, वैसे हमें प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, लेकिन हम यहाँ से आज सारी चीज़ों को जानेंगे। रबिया उद दौरानी के मकबरा के बारे में भी, शेर शाह सूरी का मकबरा और हुमायूं के मकबरा के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो अटाला मस्जिद है इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम। ये अटाला मस्जिद जो है इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 में कराया गया था। किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी। और कब कराए थे इब्राहिम शाह सरकी? ठीक है, इसको हम देख रहे हैं कि इब्राहिम शाह सरकी इसको कब कराए थे। तो इब्राहिम शाह सरकी जी इसको 1408 में कराए थे। 1408 यहाँ पे लिख देते हैं 1408। मित्रों, ये सारी चीजें, ये सारी व्याख्या सिर्फ इसलिए है कि आज ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने कूट के रूप में दिए गए हैं और इनको एक क्रम में भी लगाना है, साथ ही साथ कूटों के चयन से इसका उत्तर भी देना है। यहाँ आप इन 4 चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल कंफर्म और क्लियर हो जाएं और सारी चीज़ों को जान जाएं। तो ये अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी के आसपास कराया था। बाकी शेर शाह सूरी ने अपने स्वयं का मकबरा सासाराम में बनवाया था। इस पे आते हैं, ये शेर शाह सूरी ने खुद बनवाया था। शेर शाह सूरी ये खुद बनवाया था, अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। कब बनवाया था? 1540 से 1545 के बीच बनवाया था। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब 1408 पहले हो गया, ये 1540 बाद में हो गया, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो शेर शाह सूरी ने खुद ही बनवाया था इसको। उसके बाद आ जाइए हुमायूं के मकबरे के बारे में। ये हुमायूं का जो मकबरा है ये अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में 1564 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1564 में पूरा हुआ था। और अकबर की सौतेली माँ जो थी हाजी बेगम, इनकी देखरेख में ये पूरा हुआ था। तो यहाँ से हमको 1564 मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमको 1540 से 45 मिल गया। एक ऑप्शन और बचा, हम उसको देख लेते हैं। औरंगजेब जो है अपनी बेगम रबिया उद दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में, हमने मुगल काल पहले समझाने के लिए लिख दिया था। औरंगाबाद में क्या किया था? ये औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में मकबरे का निर्माण कराया था। 1678 ईस्वी। ठीक है, और कौन था ये औरंगजेब था। अब आप यहां से देख सकते हैं मित्रों कि अब इस प्रश्न को हल करने में आप चारों के चारों ऑप्शन को हल कर सकते हैं। जैसे औरंगजेब, शेर शाह सूरी, ठीक है, और हाजी बेगम यानी हुमायूं का मकबरा, और फिर सल्तनत काल में ये इब्राहिम शाह सरकी का। तो आपने देखा क्रम से 1408 में हम यहाँ पुनः इसके क्रम को लगाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो एक प्रश्न के साथ साथ 4 प्रश्न आपके तैयार हों। सेकंड के लिए हम लगाएंगे कौन सा है? शेर शाह सूरी का मकबरा। हम 1540 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 1408, उसके बाद 1540। ठीक, इसके बाद से क्या है? इसके बाद आपका तीसरा है, ये क्या हो गया? 1564 हो गया। और लास्ट में आपका औरंगजेब के काल का आता है, फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? 1678 हो गया। यहाँ से हम एक प्रश्न हमसे पूछा गया था कि कूट के द्वारा इसको लगाइए, और हमने 3-4 प्रश्न मित्रों देखे हैं। जैसे रबिया उद दौरानी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1678 ईस्वी में बनवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? सासाराम में बनवाया था। ठीक है, और ये कब बनवाया था? 1540 से 45 में बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी आप ध्यान देंगे।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। एक प्रश्न हिस्ट्री का बहुत शानदार प्रश्न होता है और ये होता है कि आप स्थल और मकबरों का मिलान कीजिए। तो मित्रों यहाँ एक प्रश्न और है, इसको भी ध्यान दीजिए। रबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, ठीक है, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था, ये अकबर की सौतेली माँ थी और इसको इन्होंने दिल्ली में 1564 में बनवाया था। सल्तनत काल में जो अटाला मस्जिद हम पढ़ रहे थे, यह अटाला मस्जिद जौनपुर में है और सल्तनत काल में इब्राहिम शाह सरकी ने इसको क्या किया था, इसका निर्माण कराया था 1408 ईस्वी में। प्रश्न का उत्तर तो हमने पहले ही देख लिया था, साथ ही साथ हमने इसके चारों जो ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन की पूरी व्याख्या देखी और यहां से एक नहीं कई प्रश्न हमने तैयार किए। आप जितनी बार भी इस वीडियोस को देखेंगे डेफिनेटली आपको एक पेपर के साथ कई सारे प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न आपको तैयार होंगे। हमारा प्रयास ही यही है कि आप अगर हमारे चैनल पे आते हैं और हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आपका टाइम बिल्कुल सार्थक हो और आप परीक्षा के लिए तैयार हो। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। ये पहला जो है आपके सामने है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा है, मनसबदारी का पद पैतृक था। ठीक है, तो इसमें ये तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। लेकिन मनसबदारी का पद जो है वो पैतृक नहीं था। ये यहाँ पे जो पैतृक लिख दिए हैं ये गलत कर दिए हैं, यानी ऑप्शन केवल ऑप्शन एक सही है, विकल्प ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, उसके शासन के 11वें वर्ष 1567 में यह शुरू हुआ था, जिसमें जात और सवार के पद का विभाजन 1595-96 से किया जाने लगा था। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक ही पद रहता था। मतलब यह पद वंशानुगत नहीं था, पैतृक नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी या भीमाशंकर। ठीक है, तो इसमें जो मार्कंडेश्वर मंदिर है, विकल्प ए इज अ राइट आंसर। मार्कंडेश्वर मंदिर को हम विदर्भ का खजुराहो भी कहते हैं। यह है कहाँ मार्कंडेश्वर मंदिर, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में, ये महाराष्ट्र के जिला कौन सा है? गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पे अवस्थित है। किस नदी पे है ये भी देख लीजिए, तो ये बेनगंगा नदी के तट पे है ये। ठीक है, ये तीन चीजें हमने देखा, एक्स्ट्रा देखा हमने। ये तो हम जान गए कि विदर्भ का खजुराहो किसे कहते हैं, मार्कंडेश्वर मंदिर को कहते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि ये मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, गढ़चिरौली जिले में है। और किस नदी के किनारे है, तो बेनगंगा नदी के किनारे यह स्थित है। कुछ और चीजें देखते हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से जानते हैं। उत्तरी भारत की नागर शैली का यह मंदिर शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों से संबंधित है। कौन कौन से संप्रदायों से संबंधित है ये देख लीजिए, तो शैव, वैष्णव व शाक्त, ये इन तीन संप्रदायों से संबंधित है। ठीक है, 16 जुलाई 2019 को हुआ क्या था इसमें? 16 जुलाई 2019 को पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी द्वारा प्रकाशित संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा त्वरित गति से कराया गया। इतिहास के प्रश्नों को भी मित्रों अगर करंट में कोई घटना होती है तो उससे जोड़ करके और ये प्रश्न पूछा जाता है, और उसी सेंस में यह प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अब ये इनका क्वेश्चन बैंक हो गया और अपने क्वेश्चन बैंक से यह प्रश्न ये कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि विदर्भ का खजुराहो हम किसे कहते हैं, तो मार्कंडेश्वर मंदिर को कहते हैं। किन किन क्या नाम है संप्रदायों से संबंधित है, तो शैव, वैष्णव, शाक्त से संबंधित है। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो बेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी वही है, कथन और कारण, और उसका उत्तर आपको देना है।
कथन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। कथन कह रहा है कि अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। अकबर ने क्या किया? राज्य के सिक्कों को नियमित करने का प्रयास किया। कारण बता रहे हैं कि शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। बिल्कुल सही है। अकबर के शेर शाह के मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय में भी ताम्र का प्रमुख जो सिक्का था वो कौन था? दाम था। और अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण यही है, तो इसलिए इसमें विकल्प ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहां भी पुनः वही चीज है, कर निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम यहां व्यवस्थित करना है। यहां भी हम इन प्रश्नों को देखेंगे, बहुत सावधानी से देखेंगे और इस प्रश्न को भी हम देखेंगे कि कैसे अपने ट्रिक के द्वारा बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हमको ये जानना होगा क्रम में कि ये कौन सा युद्ध कब किस समय का है। जैसे सरनाल का युद्ध दिया है, ठीक है, चूंकि पीसीएस के प्रश्न है तो थोड़ा सा आस्तरी जरूर रहेंगे। सरनाल का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है, धर्मत का युद्ध है और जजाऊ का युद्ध है। तो हम इसका उत्तर जानने से पहले सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। सरनाल का जो युद्ध है, सरनाल है कहाँ, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सरनाल जो है ये गुजरात में है, ठीक है। और सरनाल का युद्ध जो है कब हुआ था? ये 1572 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। अकबर जब गुजरात का अभियान कर रहा था उस समय हुआ था ये हम जान गए। फिर 1540 में बिलग्राम का युद्ध, ये शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये इसका डेट क्या है? 1500, यहाँ आ जाते हैं कि हमको आसानी होगी। 1540 इसमें शेर शाह सूरी ने किसको हराया था? तो ये हुमायूं को हराया था, ठीक है, हुमायूं को हराया था 1540 में बिलग्राम के युद्ध में। अब आते हैं धर्मत के युद्ध पे। ये कब हुआ था? धर्मत का युद्ध जो हुआ था ये आपका हो जाएगा 1658 ईस्वी। और इसमें क्या हुआ था? औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह को पराजित किया था। औरंगजेब की सेना क्या किया था? दारा सिकोह को पराजित किया था, दारा को पराजित किया था। अब हम आते हैं जजाऊ पे। इसमें क्या हुआ था? 1707 ईस्वी में। ये कब हुआ था जजाऊ का? ये 1707 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? उत्तराधिकार का यह युद्ध था, बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था, ठीक है। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम और आजम के बीच यह युद्ध हुआ था। अब हम इसको क्रम में लगा सकते हैं। 72, 40, 1658 कहाँ क्रम मिल रहा है? आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसमें कौन मिल रहा है? सेकंड मिल रहा है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन मिल गया? सेकंड मिल गया। उसके बाद से कौन मिला? उसके बाद से आप देखेंगे तो 1540 के बाद 1572 ये फर्स्ट मिल गया, यानी ये सेकंड हो गया। यहाँ इस प्रश्न को लगाते समय हम ऐसे प्रयास करते हैं लगाने का और ऐसे ही हम इन प्रश्नों को लगाते हैं। तो अब हम देखेंगे सेकंड और फर्स्ट कहाँ मिल रहा है। तो आप देखेंगे केवल दो आपको अगर मालूम है, सरनाल का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, तो आपको कहीं से कोई समस्या इस प्रश्न को करने में नहीं होने वाली है। और ये जो हमको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन मिल रहा है बिल्कुल ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से मित्रों हमने 4 युद्धों को देखा। सरनाल का युद्ध कब कहाँ किसने किसने हुआ, बिलग्राम का युद्ध कब कहाँ किसने किसने हुआ, धर्मत का युद्ध कब कहाँ किसके किसके बीच हुआ और जजाऊ का युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ठीक है, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नहीं थी, यहाँ पे ध्यान देना है कि इक्ता की नहीं थी। तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि सियासत नामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, बिल्कुल सही है। और इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, नहीं मित्रों, ये सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। कह रहा है कौन कि इक्ता व्यवस्था की नहीं है, तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, यानी कि डी भी बिल्कुल सही है।
देखिए इक्ता व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक, इक्तादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। यह जो है ये इल्तुतमिश के टाइम जो है यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और कह रहा है कि भू राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य प्रशासनिक व्यय को पूरे करता था। उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। जो खालिशा भूमि होती है से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती है। जो इक्ता है इससे नहीं, इक्ता से सेना की व्यवस्था होती थी। खालिशा भूमि, यहाँ ये भी हम जान लेते हैं कि जो खालिशा भूमि होती थी, ठीक है, इससे जो आय प्राप्त होता था ये सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। तो यहाँ हम करेक्ट रहेंगे कि इक्ता जो है वो सैन्य प्रशासन के लिए था और खालिशा भूमि जो था ये उसके सुल्तान के खाते में जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तबकाते नासरी किसने लिखा है ये हमको देखना है। तो तबकाते नासरी जो है ये किसकी रचना हो जाएगी? सॉरी, मिलाना नहीं है, यहाँ पे हम मिला रहे थे। कह रहा है कौन सुमेलित, हमने बार बार बताया है और ये ध्यान देना है क्या पूछ क्या रहा है प्रश्न। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज आप जानते ही हैं, बिल्कुल करेक्ट है, वही मैं देखने लगा। दूसरा तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ, बिल्कुल सही है। आपको याद करना होगा इन पुस्तकों को और लेखकों को। तुगलकनामा को इब्न बतूता, ये क्या हो गया, ये इब्न बतूता गलत हो गया। तुगलकनामा को इब्न बतूता ने नहीं लिखा था। कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन मिल गया, विकल्प सी इज आंसर। लेकिन हम तुगलकनामा भी जान लेते हैं कि लिखा किसने था। तो तुगलकनामा का लेखक कौन था? अमीर खुसरो था। तुगलकनामा किसने लिखी थी? इसको अमीर खुसरो ने लिखी थी। और साथ ही साथ हम यहाँ यह भी जान लेते हैं कि इब्न बतूता किसने लिखा था। हाँ, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहला पुस्तक में लिखा था। ये खुद ही राइटर है इब्न बतूता, और ये पुस्तक जो लिखा था वो कौन सा था? तो वो रहला था। ये इसका यात्रा वृत्तांत था। इसको भी आप जान लीजिए यहाँ से, ठीक है। बाकी आपको सब सुमेलित आपको मिल ही गए। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। सी पे आपने चर्चा की कि तुगलकनामा को इब्न बतूता ने नहीं लिखा है बल्कि अमीर खुसरो ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, यहाँ सूची मिलाने को है। आप देखिए, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि, यहाँ हमको मिलाना है। तो सबसे पहले मिलाने से पहले हम जानेंगे कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 को ये हुई थी। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त भी ये आपको याद करना पड़ेगा, 1765 को हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन कौन थे? एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन थे? तो मुगल सम्राट थे। कौन थे? ये शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम सेकंड। थोड़ा मित्रों आप देखिएगा, मैं शार्ट में थोड़ा लिखता हूं कि जल्दी जल्दी चल सकूं, क्योंकि पूरा पेपर करना एक साथ थोड़ा सा टफ टास्क है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ तमाम प्रश्नों को डिस्क्राइब करना है। एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्नों पे आना है और उसको क्लियर भी करना है। इसलिए अगर मैं पूरा लिखूंगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। इसलिए मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा समय न लगाते हुए प्रश्नों को जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ें, ताकि आप कम समय में इसका रिविजन कर सकें। तो हमने इलाहाबाद की संधि देखी, अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी और 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। मंगलौर की संधि हम देख लेते हैं। तो मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो आप जानते हैं मंगलौर की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1784 में। आप देखिए ऑप्शन में कहीं 1784 में हुई थी। ठीक है, सालबाई की संधि देखिए, 1784 देखिए पहले मंगलौर की संधि, 1784 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? तो मंगलौर की संधि जो है ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी और ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। ठीक है, अंग्रेज और टीपू के बीच हुई थी।
उसके बाद हम सालवाई की संधि देखते हैं। तो सालवाई की संधि कब हुई थी? सालवाई की संधि जो हुई थी ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी, और ये कब हुई थी? 1782 में हुई थी। ये क्या था? ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था और अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ, अंग्रेज और मराठों के बीच। ठीक है, इसको भी हमने देख लिया। और हुआ कब ये हुआ था आपका 1782 में, आपके सामने ही है। अच्छा, लगाया नहीं लगाया मैंने, ठीक है, 1782। ठीक है, अब आते हैं मद्रास की संधि पे। मद्रास की संधि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, और ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1769 में। ठीक है, यहाँ पे 1769 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, अब हम इस प्रश्न का कूट के हिसाब से उत्तर लगाएंगे। थोड़ा सा प्रश्न जो है ये बहुत एक बड़े विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हुए बनाया गया है, इसलिए इस प्रश्न को आसान नहीं कहेंगे, इस प्रश्न को स्पेशल कहेंगे। जब हमें आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद से क्या कहते हैं, ये इलाहाबाद की जो संधि हुई अंग्रेजों और मुगल सम्राट में, ये 3 टॉपिक जब पूरा कवर रहेगा तब हम इस प्रश्न का उत्तर लगा पाएंगे। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं इसको पकड़ने का अपने ट्रिक से। यहाँ तो रही बात की पूरी व्याख्या हो जाए, फिर हम पकड़ते हैं। तो इलाहाबाद की संधि लगभग विद्यार्थियों को 1765 याद रहता है, 4 हम यहाँ पकड़ लेते हैं। और फिर जो है इसमें जो एक संधि और अगर हमको याद रहती है, जैसे मंगलौर की संधि याद रहती है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हमको 2 रहता है तो भी हम नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ भी है, ठीक है, और 2 यहाँ भी है। दोनों जगह हमको 2 ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न को तो बिल्कुल बनाया गया है, स्पेशल ही बनाया गया है। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को देख के हैरान भी नहीं होना है, पढ़ना है इनको, लेकिन हैरान नहीं होना। अब हमको तीसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और सालवाई की संधि भी हमें जाननी पड़ेगी। तो सालवाई की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों मराठों के बीच हुई थी 1782 में। अगर ये ऑप्शन हम जानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 केवल सी ऑप्शन में है, तो यहाँ सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा कि यह प्रश्न बहुत ही स्पेशल प्रश्न बनाया गया है। बिल्कुल अगर आपको हर चीज़ें तैयार हैं तब तो आपके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। आप बिल्कुल ये ना समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कठिन है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत आसान नहीं है। यह आपको सारी चीज़ें जब याद होंगी तभी आप इस प्रश्न को लगा पाएंगे, क्योंकि फंसाया भी तो गया है तीसरे नंबर तक, 2 नंबर से क्लियर नहीं हो रहा है, तीसरे नंबर पे जब हम आ रहे हैं तब जाके हमारे प्रश्न का उत्तर निकल रहा है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को देखें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को चेक कीजिए। अब हम यहाँ डायरेक्ट चलते हैं, थोड़ा सा हमको फास्ट भी चलना होगा, तभी हम जा करके पूरा पेपर देख पाएंगे। तो जो इसमें हम जो देख रहे हैं वो पूना पैक्ट की तिथि लगभग विद्यार्थियों को याद ही रहती है। ये कब हुआ था? तो दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही वर्ष 1930 में जो सविनय अवज्ञा प्रारंभ हुआ था, जो कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के पश्चात स्थगित कर दिया गया। ठीक है, हमको पूना पैक्ट की तिथि देखनी थी। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो पूना पैक्ट जो है ये 16 अगस्त 1932 को जो है वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी और अंबेडकर के मध्य यह पूना पैक्ट हुआ था। और कब हुआ था ये? तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था ये? 1932, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हुआ था। इसके पहले क्या हुआ था? पूना पैक्ट है ये 32 को हुआ। और इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमको आसान सा दिख रहा है, क्रिप्स मिशन, ये कब आया था? तो ये मार्च 1942 में आया था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर हमको मिल गया। और फिर हमको देखना है कि ये क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 1931 को हुआ था। अब हम बहुत आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ये जो तथ्य आपके सामने हैं, पूना पैक्ट का सन,
और गांधी इरविन समझौते का सन, या फिर आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या क्रिप्स मिशन का, ये तो बिल्कुल आपकी जुबां पे होना चाहिए। अगर आपकी जुबां पे होगा तभी इससे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी तरह से क्रम करके और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अब देखते हैं कि इसमें क्रम बैठता कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे अर्लियर डेट जिसकी दिख रही है वो आपको दिख रही है 1930, यानी कि 4 सबसे पहले आएगा। हम इसमें देखते हैं 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी दिख रहा है हमको, ठीक है, 2 जगह दिख रहा है 4। तो अब यहाँ से काम नहीं बनने वाला। अब हम देखते हैं कि सेकंड कौन सा इसमें है, तो सेकंड है इसमें 1931, आप देख सकते हैं यहाँ भी सेकंड दिया है और यहाँ भी सेकंड दिया है, ठीक है, यहाँ से भी काम नहीं बनने वाला है। अगर हमको पुनः वो क्या कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि याद है, गांधी इरविन समझौते की तिथि याद है, तो नहीं हो पाएगा काम। हमको अगला भी जानना होगा, ठीक है। थर्ड पे कौन आता है, तो थर्ड पे आता है पूना पैक्ट 1932, ठीक है, चलिए कोई नहीं, बिल्कुल आसान है। थर्ड पे आता है फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट नहीं थर्ड दिए हैं, इसलिए ए ऑप्शन तो अब नहीं होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे फर्स्ट हमको मिल गया तो ये ऑप्शन हो गया, और लास्ट में थर्ड हो जाएगा, यानी विकल्प सी इज अ राइट आंसर। यहाँ से हमने पूना पैक्ट 1932, गांधी इरविन समझौता 1931, क्रिप्स मिशन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को डिटेल में जाना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। पूछ रहा है कि इसमें कौन से कूट बताइए कि कौन से कथन सही है। केवल एक और दो दोनों, केवल 2, न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही है ये, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। बंगाल को जब 2 भागों में बांटा था लॉर्ड कर्जन, तो पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नया प्रांत बनाया था। बंगाल के पश्चिमी भाग में उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल नागपुर को शामिल किया, और इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी क्या किया था, बदलाव किया था। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया। यह कह रहा है कि CR फार्मूला किसने बनाया था, और यह बना किस लिए था, तो ये मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग हो गया और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था, और इसको किसने बनाया था, बिल्कुल आप इसको जानिए विकल्पों में, तो विकल्प बी इज राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी ने। ये राजगोपालाचारी जो थे वो बहुत प्रभावशाली नेता थे मद्रास प्रांत के, और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गतिरोध को दूर करने के लिए 1944 में दोनों के मध्य, कब, यहाँ ध्यान दीजिए 1944 में, ध्यान रखिएगा तिथि, दोनों के मध्य समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की थी, जिसे हम CR फार्मूला कहते हैं। जिन्ना ने इस फार्मूले को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। जिन्ना ने CR फार्मूले को क्या किया, अस्वीकार कर दिया था, ये भी हमको ध्यान रखना, इन्होंने कट कर दिया था उसको, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया, तो सी राजगोपालाचारी ने बनाया, 1944 में बनाया था, और जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट देखिए, 3 कूट दिया हुआ है, 4 कूट दिया, सॉरी। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। आज के परिप्रेक्ष्य में करंट को देखते हुए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम चीज़ें नई हुई हैं हमारे यहाँ, तो हम इसको पहले देख लेते हैं, पहले इसका उत्तर क्या है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा में
भारत ने विलय को अनुमोदित किया, जम्मू तथा कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ। बहुत ध्यान से मित्रों इस प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पुनः इसके रिपीट होने की वर्तमान साल में पूरी संभावना है। और हमको वैसे भी जम्मू कश्मीर इतना ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश का। अब तो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें हैं बेहद सामान्य हो गई और बदल गई, लेकिन फिर भी प्रश्नों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था और कैसे कब हुआ था, इसको हम देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो है 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947। अब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ये हम पहले से संविधान में पढ़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 26 नवंबर 1949। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। तो जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर में 11 नंबर विलय को जो है 11 नवंबर 1957 को स्वीकार करने के लिए कहा था। ये अनुमोदित जो किया था 11 नवंबर 1957 अनुमोदित किया था, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान जो आया था वो 26 नवंबर 1957 को प्रवृत्त हुआ था। ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1957। ठीक है, अब हम इसका उत्तर लगाएंगे कि ये जो कालक्रम है वो कैसे कैसे घटित हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो इसका उत्तर हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो सबसे पहली ही चीज़ 1947 में हुई है, यहाँ देखिए आप। ठीक है, 1947 के बाद ये क्या हो गया? ये फर्स्ट हो गया, यानी फर्स्ट एक नंबर पे है। तो फर्स्ट हमको कहाँ मिल रहा है? हम देखेंगे दो ऑप्शन मिल रहा है, ए में मिल रहा है और सी में मिल रहा है। यहाँ अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि दो जगह ऑप्शन मिल रहा है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड इसमें क्या हुआ है? सेकंड जो हुआ है वो ये हुआ है कि भारत का संविधान लागू हुआ 1949। तो सेकंड में सेकंड आएगा, यहाँ पे थर्ड है इसलिए कट गया, सेकंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब सेकंड हमको मिल गया तो थर्ड फोर्थ भी क्रम से ही होगा, ये कंफर्म है। तो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्रम जो है वो जो कूटों का क्रम है वही इसका भी क्रम है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे कि यहाँ चार चीजें हमने तैयार की। हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 11 नवंबर 1957 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 6 नवंबर 1957 को। और इस तरह से कूटों की सहायता से यह उत्तर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? एक लाइन का प्रश्न है। ठीक है, इसको जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था वो कब आया था? बी इज द राइट आंसर, 1872। इस एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई। अंतरजातीय विवाह जो हैं उनकी मान्यता हो गई। ध्यान दीजिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा, इसलिए ये मैं लिख रहा हूं। अंतरजातीय विवाह की मान्यता दी गई। ठीक है, और इसके बाद से लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। दूसरा काम क्या हुआ था? फीमेल के लिए जो हो गया था, लड़कियों के लिए वो 14 वर्ष हो गया था और मेल के लिए लड़कों की उम्र जो हो गई थी वो 18 वर्ष हो गई थी। साथ ही साथ इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तीन काम हुआ था। बहुपत्नी प्रथा जो पहले प्राचीन काल में चलती थी, इसको भी क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है, हमने उत्तर तो बताया कि विकल्प बी इसका सही है। किस वर्ष पारित किया गया? तो आपने देखा कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो पारित कब किया जा रहा है? 1872 में। साथ ही साथ इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे ये आपने देखा कि अंतरजातीय विवाह जो है, ये अंतरजातीय विवाह जो है इसको मान्यता दे दी गई।
यानी आप एक जाति से दूसरी जाति में भी विवाह कर सकते थे। उम्र बढ़ा करके 14 वर्ष और 18 वर्ष कर दी गई नेटिव मैरिज एक्ट में, और बहुपत्नी प्रथा को बैन कर दिया गया। ये 3 काम किए गए। तो मित्रों, यहाँ से आपको नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के साथ साथ अगर और भी कोई प्रश्न बनाया जाता है जिसमें अंतरजातीय विवाह किस एक्ट के तहत जो है वो मान्यता दी गई, या किस एक्ट के तहत लड़कियों की आयु विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष की गई, या किस एक्ट के तहत बहुपत्नी प्रथा को रोका गया, ये 3-4 प्रश्न अगर आप बनते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। अगर आपने हमारी इन वीडियोस को देखा है तो आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप मेरी इस चैनल पे हों, वीडियोस पे हों, तो जरूर कॉपी कलम रखिए और एक साथ एक प्रश्न के साथ साथ कम से कम 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे, ये हमारा विश्वास है। तो हम इस प्रश्न को, नेटिव मैरिज एक्ट को देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो क्या है, ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये आंदोलन है और वर्ष है। ठीक है, आंदोलन और वर्ष। तो पावना आंदोलन किस वर्ष हुआ था? एका, संथाल और ताना भगत। यहाँ पे मित्रों आपको जानना ही होगा, यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना कोई दूसरी व्याख्या है। पावना जो विद्रोह हुआ था वो 1837 से 1873 से 1885, और एका आंदोलन जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। ठीक है, एका 1922। उसके बाद से संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, और ताना भगत जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करना है, याद करने के अलावा कोई विकल्प आपको नहीं है। जैसे एका को हम याद कर सकते हैं क्योंकि एका में 1922 है, तो 22-2-2 का एका बना हुआ है, तो एका हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। ताना भगत जो है, भगत जी 14 हैं, 14 भगत हैं इसमें, इस तरह से करके हम इसको भी याद कर सकते हैं। साथ ही साथ संथाल बार बार पढ़ते पढ़ते शुरू से ही याद रहता है, 1855-56। तो इस तरह से कोई एक छोटी सी ट्रिक बना के हमको याद करनी पड़ेगी, तभी हमको याद होगा। और इस तरह से जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हम देखेंगे, बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, पहले का 2 है ना, तो यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे केवल एक अगर याद है हमको, पावना विद्रोह, वहीं हमारा क्वेश्चन लग भी जा रहा है क्योंकि 2 ऑप्शन और किसी में है भी नहीं। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा कमीशन आसान भी बनाता है कि एक न एक जगह से आप इसको पकड़ लें। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रश्न को भी बहुत आराम से पकड़ा जाएगा, आप बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है। यहाँ पे केवल आपको जल सेना अधिनियम दे करके और डिस्टर्ब किया गया है कि आप यही सोचे कि अरे रे, तो जल सेना अधिनियम तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं, आगे बढ़िए। सविनय कर सुमेलित नहीं है, यहाँ पहले लगाइए, हाईलाइट कीजिए। तो सुमेलित नहीं है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सुमेलित है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ध्यान से देखिए, एकदम सुमेलित है। सांप्रदायिक निर्णय, क्या कह रहे हैं ये, सांप्रदायिक निर्णय जो है वो 1933 नहीं है, बल्कि ये कम्युनल अवार्ड जो है वो क्या है, 1932 है। ठीक है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। डी इज अ करेक्ट आंसर आपको मिल गया। अगर केवल सांप्रदायिक निर्णय जानते हैं, सांप्रदायिक निर्णय क्या था थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये था बांटो और राज्य करो, बांटो और राज्य करो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यह जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को यह कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इन्होंने क्या किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को, ये 16 अगस्त 1932 को इसको प्रस्तुत किया था। इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। इसमें था क्या, बांटो और राज्य करो की बात आई क्यों, यहां से देख लेते हैं। ये भी किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं जाना है, सब पढ़ना है। इसमें था क्या, तो इसमें यह था कि जैसे इसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक बना दिया इन्होंने। दलित वर्ग को क्या किया, यहां समझ लीजिए, बिल्कुल एकदम क्लियर हो लीजिए।
इनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा इन्होंने दे दिया, और मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए भी विधानमंडलों में के सीटों में आरक्षण और पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दिया गया। अभी तक जो है केवल मुसलमान और सिख ही जो थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, लेकिन दलित को भी अल्पसंख्यक मान लिए रैमजे मैकडोनाल्ड, और इनको भी पृथक निर्वाचक मंडल और साथ ही साथ विधानमंडल में सीटों का आरक्षण कर दिए। और इसी को हम रैमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जो 16 अगस्त 1932 को यह क्या हुआ था, प्रस्तुत किया गया था। तो मित्रों, ये भी प्रश्न आसान ही था, कठिन नहीं था। अब हम जान लेते हैं ये भारतीय जल सेना जो अधिनियम दिए हैं, ये जल सेना अधिनियम को अगर नौसेना अधिनियम कर लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 1927 में ही था। सविना अवज्ञा की डेट हमको याद ही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद ही है, और इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लगा सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय जो था ये कब आया था, तो ये 1932 में आया था। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है, कहां पे चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, या आगरा फोर्ट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाल किला दिल्ली। आईएनए के अधिकारियों पे जो मुकदमा चलाया गया था वो कहां चलाया गया था? तो ये देखेंगे हम, लाल किला दिल्ली में ये मुकदमा चलाया गया था। आईएनए है क्या, पहले ये जान लीजिए। जो भी मित्र अगर इसको देख रहे हो, आईएनए न पता हो, तो ये आईएनए जो है आजाद हिंद फौज है। आजाद हिंद फौज, ठीक, आजाद हिंद फौज हो गई। इसमें हुआ था ये कि गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1954 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। कब मुकदमा चलाया गया था? 1954 में, ठीक है। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त जो थे आईएनए के 3 अधिकारी थे। एक मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल। बिल्कुल आपको मित्रों इसको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलेगा। कौन कौन थे जिनके ऊपर मुकदमा चला, इसको बिल्कुल आप नोट करेंगे। शाहनवाज खां, ठीक है, शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, गुरुदयाल सिंह, गुरुदयाल सिंह, और फिर प्रेम सहगल। प्रेम सहगल, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इन तीनों लोगों पे जो आरोप लगा था वो कौन सा था? तो ये राजद्रोह का आरोप लगा था। राजद्रोह का आरोप लगा था। इस मुकदमे के बचाव पक्ष में वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? ये जब मुकदमा चल रहा था तो वकीलों का जो नेतृत्व कर रहे थे, ये अलग क्वेश्चन है, ये भूला भाई देसाई कर रहे थे। देखिए, अब यहाँ पे 3 प्रश्न मिला। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे? 3 नहीं 4 प्रश्न मिला। तो ये चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। आईएनए के अधिकारियों पे जो लाल किला दिल्ली में मुकदमा चल रहा था, उसमें वकीलों का नेतृत्व किसने किया? तो वकीलों का नेतृत्व के लिए आप आ जाएंगे, किसने किया? तो भूला भाई देसाई ने किया। 2 प्रश्न। ये आईएनए का मुकदमा जो चल रहा था वो कब चला था? तो ये 1954 हो गया। 3 प्रश्न। किनके किनके ऊपर चला था? तो ये आपको 3 लोग मिले, शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह और प्रेम सहगल। राजद्रोह के आरोप में चला। ये 4 प्रश्न। यहाँ एक जगह से आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? मित्रों, जो इतिहास के प्रश्न थे पीसीएस 2019 की परीक्षा में, वो यहाँ तक थे। इतने प्रश्न जो हमसे पूछे गए थे वो किसके पूछे गए थे? तो ये सारे प्रश्न जो पूछे गए थे वो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे। लगभग हम थोड़ा सा पीछे होते हैं। लगभग हमसे 2019 में जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे वो हिस्ट्री के आप मान के चलिए 23 प्रश्न पूछे गए थे। सॉरी, 23 क्वेश्चन कुल 2019 में हिस्ट्री से पूछे गए थे। इन सारे प्रश्नों को हमने विस्तार से देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम अब इसमें जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 की परीक्षा में भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं जाग्राफी से,
उनको हम देखेंगे। तो आज का जो यह वीडियो था वो मित्रों यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट हम ज्योग्राफी का लेके आएंगे 2019 का, और आज ही आपको लगभग 3-4 वीडियोस में पूरा 2019 का साल पेपर मिल जाएगा। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे मैंने आज 2019 पीसीएस पेपर का हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया, अभी मैं पुनः ज्योग्राफी का पार्ट लेके आऊँगा। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था है या संविधान है या फिर जो भी राज्य विशेष है, सारे पार्ट आपको आते जाएंगे। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करके रखते हैं तो इसके बाद वाला भी जो वीडियो ज्योग्राफी का आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ रात्रि के 9 PM में लाइव भी होता हूं, जहां हम आरओ के लिए या तो हिंदी या फिर संविधान पढ़ रहे होते हैं। संविधान आपको जीएस में, पीसीएस में भी आपके काम आएगा, और आरओ की परीक्षा में भी तो काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ हिंदी जो हम पढ़ते हैं वो कंप्लीटली आरओ के लिए पढ़ते हैं। तो अगर मित्रों आप हमारे साथ 9 बजे लाइव होते हैं तो आपको और भी मजा आएगा, और हिंदी, संविधान और इतिहास, इस तरह से कई विषय एक साथ हम लेके चल रहे हैं, आपको तैयार होता रहेगा। तो मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तुरंत मिलते हैं 2019 पेपर के सेकेंड पार्ट को लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। धन्यवाद।